गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम रेले जीन्स के विकिरण नियम का सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। रेले जीन्स ने ये सूत्र व्युत्पन्न करने के लिए ये माना कि ब्लैक बॉडी के अंदर जो परमाणु होते हैं, ब्लैक बॉडी की दीवारों पर जो परमाणु होते हैं वो परमाणुक दोलित्रों की भांति व्यवहार करते हैं, एटमिक ऑसिलेटर्स की भांति व्यवहार करते हैं तथा ये ऑसिलेटर जब ऑसिलेट होते हैं तो इनसे जो विकिरण निकलती हैं या फिर विद्युतचुम्बकीय तरंगें निकलती हैं वो ठीक उसी प्रकार निकलती हैं जैसे कि एक क्यूबिकल कैविटी के अंदर अप्रगामी तरंगों का निर्माण होता है। यानी अप्रगामी तरंगें निकलती हैं जिस प्रकार क्यूबिकल कैविटी से, ठीक उसी प्रकार परमाणुक दोलित्र हैं वो विकिरण हैं वो या विद्युतचुम्बकीय तरंगें हैं वो उत्पन्न करते हैं। साथ ही उन्होंने ये माना कि इन परमाणुक दोलित्रों की जो ऊर्जा है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा संविभाजन के सिद्धांत के आधार पर निकाली जा सकती है। तो देखते हैं कि अप्रगामी तरंग का समीकरण क्या होता है और आगे बढ़ते हैं। अप्रगामी तरंग का समीकरण होता है y बराबर a साइन k वेक्टर डॉट r वेक्टर, जहां k वेक्टर है वो वेव वेक्टर है कोस ओमेगा टी। के वेक्टर डॉट आर वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड। यानी हमने क्या किया है, के वेक्टर और आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया है। के वेक्टर क्या होता है, के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप होता है। तो के स्क्वायर क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर के वाई स्क्वायर के जेड स्क्वायर। यानी मैंने के वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेकर उसका स्क्वायर कर दिया तो क्या आ गया, के स्क्वायर आ गया। तो के स्क्वायर की वैसे के की जो डायरेक्शन होती है वो तरंग चलती है उस दिशा में होती है। यानी के है वो किस दिशा में होता है, के की डायरेक्शन क्या होती है, तरंग संचरण की दिशा में होती है। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि विकिरण है वो अप्रगामी तरंगें हैं, तो इसके लिए जैसे हम क्यूबिकल कैविटी लें जिसकी साइड या भुजा क्या है, ए है। जैसे ये कोई क्यूबिकल कैविटी है, इसकी भुजा क्या है, ए है। क्यूब है इसलिए सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ये हाइट भी ए है, ये लेंथ भी ए है और ये भुजा भी क्या है, ए है। तो सभी भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं, इसलिए इसको क्या करें हम, क्यूबिकल कैविटी कह रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि एक विमा में बात करें, जैसे ये भुजा ए है, तो अप्रगामी तरंगों की बात करें तो इसमें अप्रगामी तरंगें वो कैसे उत्पन्न हो सकती हैं। देखिए ये जैसे दीवार है, इसके बाद क्या है, दीवार है और इधर भी क्या है, दीवार है। तो दीवार पर हमेशा क्या बनेगा, नोड बनेगा। यानी किस प्रकार से तरंगें बन सकती हैं वो देखें हम, ये इस प्रकार से बन सकती है या फिर इस प्रकार से। यहां हम नोड बनाएंगे, ये डिस्टेंस कितनी है, ए है टोटल, यहां ये ए है और ऐसे भी तो तरंग बन सकती है ना। जैसे यहां जो लेंथ है वो किसके बराबर है, ये तो हाफ साइकिल है लैम्डा बाई 2 और यहां जो ए है उसका मान कितना है, ये इस तरंग का जो तरंग दैर्घ्य है उसका, ये लैम्डा कहते हैं इसको, ये लेंथ कितनी है, लैम्डा है। इस लैम्डा में और इस लैम्डा में अंतर है क्योंकि ये तो दूरी है वो
दूरी तो सेम है, लेकिन इस चक्कर ने इस तरंग ने पूरा साइकिल पूर्ण कर लिया, इसने हाफ साइकिल ही पूर्ण किया है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a बराबर क्या है, लैम्डा है, या फिर यूं कह दें इसको 2 इंटू लैम्डा बाई 2। और इसने 1.5 साइकिल पूरा कर लिया, तो a बराबर क्या लिखेंगे, यूं कह सकते हैं 3 इंटू लैम्डा बाई 2। यानी जो तरंगें बन सकती हैं वो किस प्रकार से बन सकती हैं, उन तरंगों के लिए a की वैल्यू क्या रहेगी, nx इंटू लैम्डा बाई 2 रहेगी। यानी जो ये भुजा a है वो किसके बराबर होगी, लैम्डा बाई 2 के पूर्णांक गुणज के बराबर होगी, जहां nx की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार हो सकती है। तो इस प्रकार से तरंगों का निर्माण हो सकता है। और k की हम बात करें तो k क्या होता है, वेव वेक्टर होता है, k बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। और यहां से लैम्डा की बात करें तो लैम्डा कितना आ रहा है, यहां से 2a अपॉन nx आ रहा है। ये वैल्यू यहां पुट करें, क्योंकि ये x दिशा में ले रहे हैं तो मैं यहां क्या लिखूंगा, kx लिखूंगा। 2 पाई एक ही साइड की बात करें, एक विमा में काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने क्या लिखा, kx लिखा। और यहां हम बात करें लैम्डा की तो कितना आया, 2a अपॉन nx। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, nx पाई बाई a। nx की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 इस प्रकार हो सकती है, एक एक के अंतराल से। इसी प्रकार हम दूसरी विमा की बात करें, y डायरेक्शन की बात करें तो ky क्या होगा, ny पाई बाई a। और kz क्या होगा, इसी प्रकार nz पाई बाई a होगा। अब हम क्या करें, इसका स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा, देखें, चलिए ये वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। कि स्क्वायर बराबर क्या आएगा, कि एक्स का स्क्वायर, यानी nx स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कि स्क्वायर बराबर आ जाएगा, देखिए पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर। देखिए एक विमा की बात करें, एक्स अक्ष की बात करें तो nx का एक मान एक तरंग को डिनोट करता है। जैसे y दिशा की बात करें तो ny एक तरंग को डिनोट करता है, और nz विशेष के लिए एक तरंग बन सकती है z दिशा में। इसी प्रकार अगर हम त्रिविमा की बात करें तो nx ny nz एक विशेष तरंग को निरूपित करता है, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, इसके संगत एक कंपन विधा है। जैसे nx की वैल्यू हम लें 1, ny की वैल्यू जैसे 1 ले ली मैंने, nz की वैल्यू 1 ले ली। ठीक इसी प्रकार जैसे कि nx होता है, nx की वैल्यू क्या होती है, 1 या 2 या 3 इस प्रकार हो सकती है। ठीक उसी प्रकार ny और nz की वैल्यूज भी
NX की भांति ही होती हैं, 2 3 इस प्रकार हो सकती हैं। तो ये एक वाइब्रेशनल मोड को व्यक्त करता है। ये जो सेट है वो NX NY NZ का जो समुच्चय बनेगा वो समस्त कंपन विधाओं को निरूपित करता है। जैसे दूसरी कंपन विधा की बात करें तो ये हो सकती है। एक और कंपन विधा लें, 1 2 1 हो सकती है, या फिर यूं कह दें 3 2 1, ये भी एक कंपन विधा है। यानी ये जितने हमें सेट प्राप्त होंगे किसी आवर्ती प्रास के लिए, उतनी ही क्या होंगी, कंपन विधाएं होंगी, उतनी ही प्रकार की तरंगें बनेंगी। तो इन कंपन विधाओं की संख्या कैसे ज्ञात करें, ये अब देखेंगे हम। देखिए समीकरण हमें प्राप्त हुई है, मैं इसकी वैल्यू देखता हूं कितनी आती है। NX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर NZ स्क्वायर K स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। NX स्क्वायर प्लस K होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो इसको क्या कह दें, 4 पाई स्क्वायर 2 पाई अपॉन लैम्डा ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। ये स्क्वायर था इसलिए क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा का स्क्वायर, यानी 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। न्यू आवर्ती और तरंग दैर्घ्य में क्या संबंध होता है, न्यू बराबर होता है C अपॉन लैम्डा। तो ये वैल्यूज यहां पुट करें हम तो क्या मिलेगा, लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है तो क्या आएगा, C स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा ऊपर न्यू स्क्वायर, या फिर यूं कह दें NX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर प्लस NZ स्क्वायर, इसको कह दें हम 2A न्यू अपॉन C का स्क्वायर। देखिए अब हमारा टारगेट है वाइब्रेशनल मोड ज्ञात करना या फिर कंपन विधा ज्ञात करना। जैसा कि हम कह रहे हैं कि NX NY NZ की जितनी भी वैल्यूज हैं वो क्या है, वाइब्रेशनल मोड हैं। तो ये किसी आवर्ती प्रास के लिए कितने हो सकते हैं, कितने मोड हो सकते हैं, इसकी गणना हम कैसे करें। देखिए ये समीकरण किसका है, गोले का समीकरण है। किसका समीकरण है, गोले का समीकरण है। और NX NY NZ की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 इस प्रकार हो सकती हैं NX NY और NZ की जो वैल्यूज हैं। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि NX की वैल्यू क्या हो 1.5 हो, ये इंटीजर ही हो सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम ये प्रक्रिया अपनाएं कि जैसे कोई बड़ा ब्लॉक है, कोई बॉक्स है बड़ा, और ये मान लें कि ये छोटे छोटे बॉक्सों से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे बॉक्स से मिलकर बना हुआ है। जैसे यूनिट सेल से क्रिस्टल का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार इन छोटे छोटे बॉक्सेस से मिलकर के क्या बना हुआ है, एक बड़ा बॉक्स बना हुआ है। तो ये जो छोटे बॉक्स हैं, इस पूरे बॉक्स के निर्माण में कितने लगे, ये कैसे ज्ञात करें। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो बड़ा बॉक्स है उसका आयतन ले लेते हैं कितना है, और इस छोटे बॉक्स के आयतन का क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। जैसे छोटे बॉक्स का आयतन स्मॉल v है और बड़े बॉक्स का आयतन क्या है, कैपिटल V है। तो कैपिटल V अपॉन स्मॉल v क्या आएगा,
इन बॉक्सेस की क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। ठीक यही प्रक्रिया हम अपनाएंगे nx ny और nz के जो सेट हैं वो कितने प्राप्त होंगे, यानी कंपन विधाएं कितनी होती हैं, इसकी गणना के लिए हम ये प्रक्रिया अपनाएंगे। तो यहां केस है वो क्यूब का नहीं है, घन का नहीं है, किसका है, गोले का है। और गोला भी देखें किस प्रकार से, जैसे मैं बात करूं, ये कोई स्पेस है जिसमें ये एक्स एन एक्स है और ये एन वाई है और ये क्या है, एन जेड है। तो किसका समीकरण है, ये गोले का है। तो हम यहां क्या बनाएं, एक गोला बनाएं, सर्कल नहीं बनाएं, क्या बनाएं, स्फीयर बनाएं। स्फीयर की आकृति देने के लिए क्या करें, इसको हम इस प्रकार से डिजाइन दे दें। तो एन एक्स एन वाई और एन जेड की वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यूज ही हो सकती हैं, क्योंकि हाँ एन एक्स एन वाई एन जेड की वैल्यूज क्या हैं, 1 2 3 ये हैं। तो ये जो गोला है इसका आयतन कितना है, ये कैसे ज्ञात करें हम। जैसे एन एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो एन एक्स नेगेटिव इस तरफ होगा और एन वाई नेगेटिव इस तरफ होगा और एन जेड नेगेटिव इस तरफ होगा। तो गोले का जो भाग है जिसमें एन एक्स एन वाई एन जेड क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो वो कितना पार्ट होगा, इस गोले का 8वां हिस्सा होगा। क्योंकि इसमें कितने क्वाड्रेंट हैं टोटल, स्पेस में क्वाड्रेंट कितने हैं, 8 क्वाड्रेंट हैं, जिसमें एक क्वाड्रेंट में क्या है, एन एक्स एन वाई और एन जेड पॉजिटिव हैं, बाकी में या तो एन एक्स पॉजिटिव है, एन वाई नेगेटिव है, एन जेड पॉजिटिव है, कोई ना कोई एक क्या है, या कोई ना कोई दो नेगेटिव हैं, या फिर कोई ऐसा क्वाड्रेंट भी है जिसमें तीनों ही क्या हैं, नेगेटिव वैल्यू रखते हैं। यानी एन एक्स एन वाई एन जेड की पॉजिटिव वैल्यू रखने वाला जो आयतन है वो कितना है, इस गोले का 8वां भाग ही है। यानी ये बात करें हम, ये पार्ट, यानी क्या करें, एक जैसे एक तरबूज लें जिसमें क्या बना लें, एक्स एक्सिस बना लें, तो जिसमें एन एक्स एन वाई और एन जेड पॉजिटिव होंगे वो कौन सा हिस्सा होगा, तरबूज का 8वां हिस्सा होगा ना। तरबूज को कैसे काटें, 8वां हिस्सा दिखने में कैसा होगा, तरबूज को ऐसे काट दें, फिर ये हाफ तरबूज दिखेगा ऐसे, इसको फिर ऐसे काट दें और फिर क्या करें, ऐसे काट दें। तो ये जो पार्ट है, ये जो वॉल्यूम है, वो पूरे तरबूज का कौन सा हिस्सा है। जैसे ये बात करें हम, जैसे ये 4 भाग आए हैं, ये जो चौथा भाग है वो इस गोले का कौन सा भाग है, 8वां भाग है। यानी ऐसे पीस, ये जो 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ऐसे पूरे गोले के कितने पीस बनेंगे, आधे के तो 4 बनेंगे, दूसरे आधे भाग के कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो जिसमें एन एक्स एन वाई एन जेड पॉजिटिव हैं वो इस गोले का कितनवां भाग है, 8वां भाग ही है। क्योंकि बाकी में क्या हो जाएगा, किसी में एन एक्स नेगेटिव हो जाएगा, किसी में एन वाई, किसी में एन जेड नेगेटिव हो जाएगा, या किसी में एन एक्स एन वाई नेगेटिव हो जाएगा, एन वाई एन जेड नेगेटिव हो जाएगा, या फिर एन एक्स एन जेड नेगेटिव हो जाएगा, या फिर तीनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। तो सिर्फ एक ही पार्ट ऐसा है जिसमें एन एक्स एन वाई और एन जेड क्या है, पॉजिटिव हैं। तो ये आयतन कितना है उसकी बात करें हम, इस गोले के भाग का कितना हिस्सा, 8वां हिस्सा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कंपन विधाओं की संख्या ज्ञात कर रहे हैं हम, कंपन विधाओं की संख्या।
कंपन विधाओं की संख्या क्या होगी? जैसे अपने कह रहे हैं कि कुल जो आयतन है वो कितना है, जैसे कैपिटल वी और स्मॉल वी की बात करी हमने, तो कैपिटल वी तो हमारा क्या हो जाएगा, जो गोला है उसके आयतन का 8वां भाग हो जाएगा। 4/3 पाई आर क्यूब आयतन होता है गोले का, 2a न्यू अपॉन सी का होल क्यूब, और ये डिवाइड बाई 8 कर दें। ये तो हमारा क्या हो गया, एक प्रकार से कुल आयतन हो गया। हालांकि इसकी विमा है वो आयतन की नहीं है, लेकिन इसको कहने में हम वॉल्यूम कह सकते हैं, क्योंकि स्पेस क्या है, NX NY और NZ नंबर स्पेस है, इसलिए ये आयतन मीटर क्यूब की डायमेंशन नहीं रखता ही। इन जनरल हम इसको क्या कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो स्मॉल बी है वो इसकी गणना कैसे करें। देखिए जैसे ये सेल्स बनाए हम, जैसे NX NY और NZ की हम बात कर रहे थे, तो जैसे 1 के गैप से ये पॉइंट्स हैं, XYZ दिशाओं में सभी पॉइंट्स के बीच में गैप कितना है, 1 का है। तो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 1 1 1 होगा, और इस पॉइंट की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, या फिर इसकी बात करें इसका क्या होगा, 1 1 2 1 होगा। यानी इस प्रकार से हमें NX NY NZ के मान मिल जाएंगे, क्योंकि एक एक के गैप से होते हैं। NX NY और NZ की जो वैल्यूज होती हैं वो NX में एक एक का अंतराल होता है, NY में जैसे ये वैल्यूज क्या होती हैं 1 2 3 4, इनमें से कोई NX का मान हो सकता है, और इनमें से कोई NY का मान हो सकता है, और इनमें से कोई NZ का मान हो सकता है। तो ये जो पॉइंट हैं वो इस प्रकार के सेट्स को निरूपित करते हैं। तो ये जितने पॉइंट हैं उतनी ही क्या होंगी, कंपन विधाएं होंगी। तो ये पॉइंट्स कितने हैं, जैसे हम बात करें इस एक सेल की बात करें, इसमें पॉइंट्स कितने हैं, 8 हैं। कितने पॉइंट हैं, 8 हैं। लेकिन ये 8 बॉक्सेस से घिरा हुआ है, यानी प्रत्येक जो पॉइंट है वो 8 बॉक्स के हिस्से में आता है। इसलिए इस यूनिट सेल की बात करें तो इसमें जो पॉइंट है, प्रभावी संख्या है पॉइंटों की, वो क्या है, 1 ही है। क्योंकि एक जो 8 पॉइंट तो हैं, हालांकि जैसे इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट है वो 8 बॉक्सेस के हिस्से में आता है। जैसे सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की संरचना होती है जिसमें यूनिट सेल होती है, तो उसमें हम एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम मानते हैं, 1 मानते हैं, क्योंकि एक एटम का हिस्सा 8 सेल के साथ जुड़ा हुआ है, और एक सेल के अंदर कितने एटम हैं, टोटल 8 हैं। तो प्रभावी संख्या क्या होती है एटम्स की, एक सेल के अंदर 1 होती है। ठीक उसी प्रकार ये जो सेल है वो एक पॉइंट को निरूपित करता है एक प्रकार से, यानी इसका वॉल्यूम कितना होगा, फिर वॉल्यूम होगा, ये 1 है लेंथ, 1 1 के गैप से होते हैं NX NY और NZ के जो मान होते हैं
वो तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, 1 है, तो इसका वॉल्यूम कितना आया। यानी ये जो पॉइंट है जो कि एक यूनिट सेल के अंदर आया है, वो इसके एक मान को निरूपित करता है। तो इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 1 × 1 × 1, यानी ये जो वॉल्यूम है इतने वॉल्यूम से एक सेट बन जाता है और दूसरे इतने ही वॉल्यूम से दूसरा सेट बन जाएगा। तो कुल वॉल्यूम हमारे पास है इतना। तो अगर ये जो सेल है इसके वॉल्यूम का भाग दे दें तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, वाइब्रेशनल मोड्स आ जाएंगी, यानी कंपन विधाएं आ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें स्मॉल b का भाग दें तो क्या आएगा, सेल का वॉल्यूम कितना है, 1 × 1 × 1 है। तो ये क्या आ गए, nx ny nz के मान आ गए जितने भी पॉसिबल हैं आवर्ती प्रास 0 से लेकर के न्यू में। तो इसको क्या लिखेंगे हम, आवर्ती प्रास 0 से न्यू के बीच कंपन विधाओं की संख्या क्या आ जाएगी, कंपन विधाओं की संख्या कितनी होगी, कैपिटल V में स्मॉल v का भाग दे दें। ये तो 1 ही है, उतना ही माना जाएगा। 8a³ ν³ अपॉन c³। 8 से 8 कैंसिल हो गया और ये आ गया 4/3πa³ ν³ अपॉन c³। अब हमें आवर्ती प्रास न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के मध्य कंपन विधाएं ज्ञात करनी हो तो क्या करें, तो इसका सरल सा तरीका है कि इसको क्या कर दें, हम डिफ्रेंशिएट कर दें न्यू के रेस्पेक्ट में। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के मध्य कंपन विधाओं की संख्या आ जाएगी। न्यू से न्यू प्लस डी न्यू आवर्ती प्रास में कंपन विधाओं की संख्या। कैसे प्राप्त करें, इसको न्यू के रेस्पेक्ट में क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आएगा 4/3। इसको निकालने के और भी तरीके हैं, क्योंकि लेक्चर लंबा जा रहा है इसलिए हम उन विधियों की बात नहीं करेंगे। तो ये आया न्यू से न्यू प्लस डी न्यू आवर्ती प्रास में कंपन विधाओं की संख्या। देखिए जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का निर्माण हो रहा है, वो तरंगे हैं, वो उसकी ध्रुवण संख्या है वो क्या हो सकती है, 2 दिशाओं में ध्रुवित हो सकती है जो तरंग है वो। इसलिए कंपन विधाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 से क्या कर दें, गुणा कर दें। विद्युत चुम्बकीय तरंग की 2 ध्रुवण अवस्थाएं होती हैं।
अतः आवर्ती प्राश न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के मध्य कंपन विधाओं की संख्या दो से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो दो दिशा में ध्रुवित हो सकती है ना, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो ये क्या आ जाएगा, 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब इंटू ए क्यूब। अगर हम एकांक आयतन में कंपन विधाओं की संख्या की बात करें तो कैसे ज्ञात करें, ए क्यूब से भाग लगा दें तो क्या आ जाएगा, एकांक आयतन में कंपन विधाओं की संख्या आ जाएगी। क्योंकि जो हमने क्यूबिकल केविटी ली थी शुरुआत में, जिसकी भुजा क्या थी, ए थी, इसका आयतन कितना हो जाएगा, ए क्यूब। तो प्रति एकांक आयतन कंपन विधाओं की संख्या क्या होगी, ए क्यूब से क्या कर दें, भाग लगा दें, कंपन विधाओं की संख्या प्रति एकांक आयतन, ए क्यूब से क्या लगा दें, भाग लगा दें, तो ये आ जाएगी। ये क्या आई, आवर्ती प्रास न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के मध्य कंपन विधाओं की संख्या प्रति एकांक आयतन। और एक कंपन विधा की ऊर्जा कितनी होती है वो कैसे ज्ञात करें, ये ऊर्जा है वह हम मैक्सवेल बोल्ट्जमान के ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत के आधार पर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कोई ऑसिलेटर है, जैसे वो ऑसिलेट होता है अपनी मध्य स्थिति के इर्द गिर्द, तो जैसा कि इसमें हो रहा है, ब्लैक बॉडी के अंदर जो एटम है वो किसकी भांति व्यवहार करते हैं, एटमिक ऑसिलेटर परमाणुक दोलित्र की भांति व्यवहार करते हैं, जिससे क्या उत्पन्न होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें या विकिरण उत्सर्जित होते हैं। तो ये जो एक विमा की बात करें या एक्स एक्स में कंपन हो रहे हैं मान लो, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी एक नहीं होगी, दो होंगी, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो कितनी है,